हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर, आपका मेंटोर, आप सभी का फ्रेंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पहला पार्ट अपन कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं आज। आज का मेरा टॉपिक रहेगा रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स की पढ़ेंगे, फिर हेलो एरीन्स की पढ़ेंगे। तो वन बाय वन दोनों स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे से कनेक्ट हो सके। तो प्लीज हेल्प मी आउट so that I can help you all. Okay? तो सबसे पहले अपन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में मैं आपको तीन टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन विद मेटल्स। ये बात कर रहा हूं मैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में मैं दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा आपको। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 1 SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे सभी मेरे बच्चे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पूरा ब्यूरो ले लेते हैं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक फिलिक का मतलब मैंने बताया था लविंग होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब फिलिक मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव। जो पॉजिटिव लविंग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा, जो खुद क्या होगा, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स अपने आप में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करेगा। मतलब जहां भी प्लस आएगा वहां जाके ये अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है, पॉजिटिव लविंग या न्यूक्लियस लविंग होता है। तो बेसिकली होता क्या है, हेलो एल्केन्स के अंदर, मुझे ये पता है, ये मेरा हेलो एल्केन है, ठीक है। हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, कार्बन जो मेरा हेलोजन होता है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे ही मेरा न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस हेलोजन को रिमूव कर देगा। हेलोजन को रिमूव करके क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, NU, ठीक है, प्लस X माइनस। यहां तक कोई भी डाउट? सिंपल मैकेनिज्म यही है। दिस इज माय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसको हटा दिया, हेलोजन को हटा दिया। तो ये हेलोजन मेरा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, लिविंग ग्रुप। पिछली क्लास की लास्ट चीज याद करो, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, डाउन द ग्रुप आयोडीन की सबसे कम होती है। फिर रिवर्स ऑर्डर, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये वो लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंडा, बेसिक मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हेलोजन को रिप्लेस करता है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा RX है, तो इसमें RX में मैं क्या क्या न्यूक्लियोफाइल को जोड़ सकता हूं। मान लेते हैं OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, R-O माइनस, फिर NH2 माइनस, और CN माइनस। तो जब मैं इन सबको रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, RX में क्या होगा, ये X रिप्लेस करके ROH बन जाएगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ? यस सर, ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल। इसमें क्या होगा, ROR डैश बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, RNH2 बन जाएगा। और इस केस में क्या होगा, RCN या NC बन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये मेरे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। जब भी कोई एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को, हेलोजन ग्रुप को रिमूव कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक कोई भी डाउट नहीं सर? कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए, एक यहां पे CN लिख रखा है मैंने। तो देखो, जब भी मैं RX को, जब मैं CN से रिएक्ट कराता हूं, तो व्हाट इज CN? CN इज व्हाट, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर देखो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। तो मेरा जो ये लिविंग ग्रुप है RX जब लीव करेगा, तो ये जो मेरा R है, ये या तो इस तरीके से रिएक्ट कर देगा, या और ये बना लेगा RNC। ये भी बना सकता है, बिल्कुल सर, ये भी बना सकता है। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, साइनाइड, और इसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये सब पता है आपको? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो जगह से अटैक हो सके, जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो,
उसे क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। लिख लीजिएगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अभी ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ये स्टार करके नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ ले। एग्जाम्पल साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्राइड और साइनाइड। ये क्या होता है, जिनके अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यहां तक कोई भी डाउट है, नहीं? तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक्स। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से स्लोली पढ़ेंगे, और हर चीज को नोट करते चलना, हर चीज को नोट करते चलना। नोट्स बना रहा हूं मैं आपके साथ के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, इसके अंदर SN1 रिएक्शन जो होती है SN1, ये 1 क्या डिनोट करता है कि ये रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर। क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर मतलब क्या होता है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है उसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं, और ये यूनिमोलिकुलर होता है इसलिए यहां 1 आता है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा सब समझ में आएगा, अभी ये नोट्स के लिए मैं आपको बनवा रहा हूं। SN1 रिएक्शन क्या होती है, यूनिमोलिकुलर होती है। दूसरा SN1 नाम है ना, तो ये क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सर ये तो थोड़ा अजीब हो गया, अभी समझा देंगे, जब रिएक्शन बताऊंगा, जब सब चीजें क्लियर होगी। SN1 नाम है, SN1 1 के कारण ये यूनिमोलिकुलर है। 1 आया क्यों, ये यूनिमोलिकुलर है इसलिए। होती क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। आइए दोनों स्टेप 1 बाय 1 समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है मेरा, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो स्टेप 1 में बोलते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। आइए कार्बोकैटायन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा है कार्बो अल्काइल हैलाइड CH3 मान लेते हैं, ये है Br, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना। यहां तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को, नहीं? तो ये क्या है, मेरा कार्बोकैटायन बन गया। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, यहां पर H+ लिख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या आएगा। स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन बन गया मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या, अटैक ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। आइए अटैक करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे होगा, कार्बोकैटायन क्या है मेरा, ये मेरा कार्बोकैटायन है। इसमें क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH- मान लेते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल OH- आके अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, मेरा अल्कोहल बना लेगा। कैसे बना लेगा सर, ऐसे बना लेगा, CH3 OH। तो ये अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का। तो दिस इज माय SN1 रिएक्शन। ये 2 स्टेप में हुआ। क्या हुआ, 2 स्टेप में हुआ, ठीक है। अब सब बच्चों के दिमाग में खिड़की, जो दिमाग की खिड़की है उसमें बत्ती जलनी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। जैसे ही मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, स्टेप्स लिखता हूं तो क्वेश्चन अराइज होता है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा, क्या पूछूंगा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहला ये है कि मुझे ये पता है कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, पोलराइज होता है। ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है। तो आपने 2 स्टेप क्यों किया, पहले स्टेप में पोलराइजेशन हो जाना चाहिए था और उसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाना चाहिए था। बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। व्हाई दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप,
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलराइज है तो वाई दी SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन टू प्लेस। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में ही टू स्टेप, सॉरी या टू प्लेस बोल रहा हूं मैं, टू स्टेप्स, जबकि पहले स्टेप में ही मेरा क्या बनना है, पोलराइजेशन होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में आके अटैक कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप सबकी बात बिल्कुल सही है। अब देखो पहले स्टेप पे मैं क्या होता है, पहले स्टेप मैं आपको रिपीट कर देता हूं, क्या था मेरा पहला स्टेप, CH3 CH3 और ये Br। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आया, ये पोलराइज्ड है बिल्कुल, पर न्यूक्लियोफाइल आया तो जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वो कार्बन क्या बहुत सारे कार्बन से घिरा हुआ है, बिल्कुल ये एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, इसका मतलब इजीली ये कार्बन इसको अवेलेबल है, नहीं इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली अवेलेबल होता तो सर रिएक्ट कर जाता, इसलिए क्या होगा, पहले प्लेस में पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो प्लस उसको दिखेगा भाई आजा आजा आजा, फिर न्यूक्लियोफाइल आके उस प्लस पर अटैक करेगा। अभी इस केस में क्या है, ये कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप की ये कार्बन हाईली डेंसिटी है इसकी इलेक्ट्रॉन की, इसके चारों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तीन तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ ब्रोमाइन ग्रुप है, तो दिस कार्बन इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए पहले स्टेप में रिएक्शन नहीं हुई। तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन द कार्बन व्हिच हैज टू बी अटैच्ड बाय न्यूक्लियोफाइल वाज नॉट एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड नहीं था, तो एक्सपोज्ड नहीं था, इट वाज नॉट एक्सपोज्ड, द कार्बन was not exposed before formation of carbocation, that's why ये एक स्टेप में नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है कि वाई SN1 रिएक्शन दो स्टेप में हुआ, एक स्टेप में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले स्टेप में सर कार्बोकैटायन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि पहले में वो कार्बन क्या इजीली अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि क्यों हुआ ये दो स्टेप में। ठीक है, यहां पर H प्लस क्या लिखा कि SN1 रिएक्शन हमेशा टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नोट करके लिख लीजिएगा ये बातें जो मैं लिखवा रहा हूं। SN1 रिएक्शन टेक प्लेस, SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? ऐसे सॉल्वेंट जो इजीली H प्लस दे दे, तो इसका क्या काम है, अगर इजीली H प्लस दे देंगे तो ये जो मेरा CH3, ये CH3 और ये CH3 जो ग्रुप था जिसमें Br जुड़ा हुआ था, जब H प्लस इजीली आ जाएगा, जब H प्लस इजीली आ जाएगा तो ये Br को क्या करेगा, लालच देगा बाहर आने का, क्या देगा, इस Br को अलाउ करेगा इजीली आने का, और जैसे ये Br जो है मेरा आ जाएगा इजीली, तो मेरा क्या कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये Br माइनस को निकालने का काम करता है ये H प्लस, और ये H प्लस आता कहां से है, ये H प्लस आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। कहां से आता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो SN1 रिएक्शन होता है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इस Br को इजीली बाहर आने का मदद करता है, Br माइनस को इजीली बाहर आने की मदद करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट है, यहां तक समझ में आया? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 रिएक्शन में जो स्टेप 1 होता है, ठीक है, स्टेप 1 इन SN1 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्लो, सबसे ज्यादा स्लो होता है। जो स्लो रिएक्शन, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप को, स्लो स्टेप जो होता है ये अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, अभी ऑर्गेनिक चालू कर दिया, पर याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर अगर मल्टीपल स्टेप हो रहे हो तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वुड बी माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो पहला स्टेप होता है वो क्या है, स्लो है। तो पहले स्टेप में मैंने देखा था कितने रिएक्टेंट है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है, इसलिए ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ओनली वन रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। सो दैट्स व्हाई this reaction depends on only one reactant,
सो नेम SN1। SN1 में 1 कहां से आया, यूनिमोलिकुलर, इसलिए यूनिमोलिकुलर है और एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। हर चीज क्लियर करता चल रहा हूं, स्टेप 1 क्या हुआ, स्टेप 2 क्या हुआ, H प्लस कहां से आया, क्यों H प्लस की जरूरत पड़ी, क्यों वो पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया, अगला क्वेश्चन की स्लो स्टेप कौन सा है। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अब कार्बोकैटायन बना मेरा, तो जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना जल्दी एल्काइल हैलाइड जो है, उतना अच्छा रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कार्बोकैटायन ये था CH3 CH3 CH3, ये मेरा कार्बोकैटायन था। अगर मान लो मेरा कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से बनता CH3 CH3 H, या मेरा कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से बनता, मतलब या तो प्राइमरी बनता या सेकेंडरी बनता या टर्शरी बनता, 3 केस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से कार्बोकैटायन होती है, टर्शरी, बता चुका हूं मैं पहले ही। तो टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, मैंने बताया था। सो देयरफॉर 3 डिग्री या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। यहां तक कोई भी डाउट है आपको, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है स्टेप, बिल्कुल सर क्लियर है। तो 3 डिग्री ये क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। इसका मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन जल्दी दे देंगे, क्योंकि टर्शरी के केस में जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। चीजें क्लियर है, ठीक है। SN1 रिएक्शन का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। ये लिख लीजिए, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन फास्टर अंडरगो करते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन अराइज करता है आपके दिमाग में। तो इसके लिए सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड होता क्या है ये बता देता हूं। एलाइलिक हैलाइड जैसे मैंने बताया था, एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा होता है, मान लो ये C, ये इस तरीके से CH 1 2 3, ये CH2X, ये मेरा एलाइलिक हैलाइड है। और बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या होगा, इस तरीके से मेरा बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये जो मेरे एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है, ये जो होते हैं SN1 रिएक्शन फास्टर अंडर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब भी SN1 रिएक्शन होगी, जब भी SN1 रिएक्शन होगी तो होगा क्या, हमेशा कार्बोकैटायन बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये कार्बन कैटायन बन गया। इस केस में देखेंगे तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, सर ये दोनों कार्बोकैटायन बन गए। अब देखो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, तो ये प्लस आयन क्या करेगा, यहां आएगा, अगर यहां आएगा तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड H2। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो ये कौन से स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट, ठीक है। या फिर या और दूसरा क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा इस केस के अंदर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, पहले केस में यहां प्लस आ जाएगा, दूसरे केस में यहां प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। जहां भी रेजोनेंस होता है वहां स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो एलाइलिक हैलाइड में, और उसी तरीके से बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं, दोनों इस बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं, तो ये प्लस चार्ज यहां मूव करेगा, ये प्लस चार्ज मूव करेगा, तो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 1 बाय 1 दिखाता हूं अभी को, ये नोट कर लो।
कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 ज्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि एलाइलिक हैलाइड के अंदर जो कार्बोकैटायन बना वो रेजोनेंस अंडरगो करेगा और रेजोनेंस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक हैलाइड, हेंस SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा इन केस ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। देखो ये मेरा बेंजाइलिक हैलाइड है, इसमें CH2 प्लस बनेगा कार्बोकैटायन। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां आना चाहेगा इसको स्टेबल करने के लिए, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? देखो प्लस यहां आ जाएगा। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां आना चाहेगा, ये हो क्या रहा है देखा जाए तो सर, ये हो रहा है रेजोनेंस। अभी पढ़ाया था रेजोनेंस, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का। ये प्लस यहां आ जाएगा CH2, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आना चाहेगा। रेजोनेंस जब पढ़ाएंगे, जब और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज हैपनिंग, मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस जहां भी होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो SN1 रिएक्शन के एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई सब बच्चों को? क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। एक एक क्वेश्चन है, एक एक स्लाइड। ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद इस 2 स्टेप्स में कैसे होती है, फिर ऐसा क्यों होता है कि 2 स्टेप में ही होती है, पहले में ही क्यों नहीं होती। दूसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरत होता है इसकी प्रेजेंस के लिए। क्यों? क्योंकि H+ मिलेगा तभी Br- और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तीसरा, स्लो स्टेप होता है पहला स्टेप, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। फिर बात करते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में ज्यादा तेजी से क्यों होती है SN1 रिएक्शन। क्लियर है? हर एक चीज मुझे लगता है आपको क्लियर है। अगला SN2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है वो समझेंगे वन बाय वन कि व्हाट डू यू मीन बाय SN2 रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक लोन पेयर जो होता है न्यूक्लियोफाइल से, वो अटैक करता है इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बन पे, और जो कार्बन का जो बैक साइड से अटैक करता है ये, जिससे क्या होता है अभी समझते हैं। देखो मान लो ये मेरा कोई कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन में मेरे हैलाइड है, ये मान लो ये Br है, ठीक है, इस तरीके से है। ये मान लो CH3, ये मान लो मेरा है H, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, H इस तरीके से है। ये देखा जाए तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये कार्बन है मेरा यहां पर, ये कार्बन के, ये मेरा मान लो कार्बन है, इसके ऊपर मेरा ये क्या है CH3 ग्रुप है, और इस तरीके से एक H यहां पर है, एक H यहां पर, एक टेट्रास्ट्रैंड टाइप बना हुआ है। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। देखो कैसे बनेगा, अच्छे से समझेंगे। देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये मान लो CH3 है, ऐसे मान लो, ये अभी के लिए ऐसे मान लीजिए, ये H है, ये H है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है कि ये ऐसे रोटेट आगे पीछे है ये, और ये Br है, ठीक है। ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। इसमें क्या करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड ऑफ कार्बन, बैक साइड ऑफ कार्बन से अटैक करता है, और अटैक करके क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, एक टेम्पररी बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से, डॉट 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 OH, और ये CH3, और ये H, और ये H, डॉट 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 Br। ये क्या हो गया, मेरा इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। फिर उसके बाद क्या करता है, ये Br क्या हो जाता है, हट जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस Br को हटा देता है, और कैसे बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है OH, C, CH3, H, और ये H। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, हैलाइड ग्रुप को एल्काइल हैलाइड से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके अंदर एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हुई है। एक ही स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, तो 2 रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं। तो 2 रिएक्टेंट काम आ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं। इसलिए क्या होता है, SN2 वर्ड आया। SN2 वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। स्टेप तो क्या है, सिंगल स्टेप, 1 स्टेप रिएक्शन है।
ठीक है, SN1 टू स्टेप रिएक्शन थी, बट इसके अंदर ये 2 क्यों आया? क्योंकि जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, एक OH माइनस जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और एक मेरा एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रोमीन को या फिर हैलाइड को रिमूव कर दे रहा है इस तरीके से। यहां तक कोई भी डाउट नहीं। आइए इसको एक बार थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो हुआ क्या था, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा CH3 है, ठीक है, CH3, ये मेरा है H, आगे की तरफ मैं इस तरीके से डिनोट करता हूं, और कोई अगर मेरे को पीछे एटम डिनोट करना है वो ये इस तरह से, और ये क्या है मेरा Br, ऐसे मेरा है। जब मेरा OH माइनस आया पीछे से, OH माइनस आया, इसको पीछे से अटैक किया, तो जैसे ही पीछे से अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेगा OH के साथ ये अरे वाह, इसको एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो ये इस तरीके से क्या बना लेगा, इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेगा H, और Br के साथ भी ये क्या इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेगा। अब भाई इनमें से एक बॉन्ड तो टूटना चाहिए, तो ये Br वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इस तरीके से एक प्रोडक्ट बनेगा, जो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, C, ठीक है, CH3, ठीक है, OH, ओके, H, और ये H। ये सर डैश डैश और ऐसे क्यों बनाया है, ये इस तरीके से कि जो कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये H आगे की तरफ है, ये वाला H पीछे की तरफ है, ये C ऊपर है और ये राइट में है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इनको देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इनमें क्या डिफरेंस है, एक तो OH जुड़ गया, और ये जो OH और CH3 का ओरिएंटेशन है ये इन्वर्टेड हो गया, तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर टेक प्लेस इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN2 में एक चीज क्या ध्यान रखनी है, सिंगल स्टेप में होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, हैलाइड हैलोजन ग्रुप को रिमूव कर देता है, और इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर टेक प्लेस। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर टेक प्लेस। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को, ठीक है? क्यों होता है SN2? क्योंकि दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक कोई भी डाउट है नहीं, ठीक है? अगला SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता था, जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन अपोलर प्रोटिक अप्रोटिक सॉल्वेंट। वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता था, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक है? दूसरा, इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए अपन को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है, तो सेम स्टेप में उसको ब्रोमीन को या हेलोजन को रिमूव करना है, तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल की कि वो उस ब्रोमीन को हटा सके, क्योंकि ये सिंगल स्टेप पे हो रहा है, ठीक है? कोई भी डाउट है? अब इस केस में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड में कौन सा ज्यादा एल्काइल हैलाइड जो होगा वो SN2 रिएक्शन देगा? SN1 के अंदर मैंने कहा था प्राइमरी हैलाइड देगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो अपना टर्शियरी देगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री का बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, इसके लिए एल्काइल हैलाइड ऑफ 3 डिग्री वुड टेक, जो उसकी SN1 रिएक्शन होगी वो फास्टर होगी। अब SN2 की बात कर रहा हूं, SN2 के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बताओ इस केस में सर प्राइमरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की ज्यादा होगी और टर्शियरी, ये एल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 की रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड जो एल्काइल हैलाइड होती है वो ज्यादा रिएक्टिव हो। क्यों? क्वेश्चन ये है। अब देखो इस केस के अंदर ये रहा सॉल्यूशन, देखो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या, ये प्राइमरी है मेरा, प्राइमरी केस में पहले स्टेप में क्या है, कार्बन को बैक से अटैक कर रहा था। अब ये क्या था, प्राइमरी के अंदर जो एक ही कार्बन अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है। अगर सेकेंडरी की बात करूं तो 2 कार्बन है, टर्शियरी केस की बात करूं तो 3 कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगी सर? 3 कार्बन वाले केस में। तो न्यूक्लियोफाइल जो है माइनस है खुद ही अपने आप में, तो क्या वो इजीली अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो कार्बन जिस पे अटैक करना है वो हाईली डेंस्ड पैक्ड है, वही मैंने जो वहां बात की थी, इसलिए वो इस पे टर्शियरी के केस में इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। SN2 के अंदर प्राइमरी केस में इजीली अटैक कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी प्राइमरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी और टर्शियरी की सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जिस एल्काइल हैलाइड को एक स्टेप में अटैक करना है उसकी डेंसिटी क्या है,
कार्बन एटम की, उस पर डिपेंड करती है। तो प्राइमरी केस में डेंसिटी ज्यादा होगी तो इजीली न्यूक्लियोफाइल सिंगल स्टेप पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई। क्या दो चीजें हैं? ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, और अगर मैं बात करूं यहीं पर लिख देता हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, ये SN2 थी, SN1 की बात करूं तो क्या होगा? जस्ट इसको उल्टा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर डिग्री 1 डिग्री। ये क्यों? ड्यू टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, ड्यू टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। और ये क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है? ड्यू टू डेंसिटी नियर कार्बन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन which has to be attacked by nucleophile, which has to be attacked by nucleophile। दोनों चीजें लिख दी है मैंने, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, पक्का से आएगा बच्चों, कि किस केस के अंदर रिएक्टिव SN2 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, कि SN2 रिएक्शन में देखा गया कि प्राइमरी जो हैलाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट SN1 के अंदर ऐसा नहीं होता, एक्सप्लेन वाई। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट है? नहीं, SN1 SN2 दोनों क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर्स है जो SN1 SN2 रिएक्शन को पे डिपेंड करता है? वन बाय वन पहली बात करते हैं SN1 की। क्या इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन मेरा बन चुका था, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही जाएगा। कार्बोकेटायन तो इजीली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण बन गया था। इस केस के अंदर SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है इज इंपॉर्टेंट। पहला फैक्टर क्लियर है। दूसरा, इसमें इट रिक्वायर्स अ गुड लीविंग ग्रुप। जो मेरा X था, जो लीव करने वाला था, वो अच्छा होना चाहिए। सेम इसमें भी क्या है? सेम है। इसको भी क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप तो चाहिए चाहिए, तभी वो इजीली लीव कर पाएगा, दिक्कत नहीं करेगा। तीसरा, SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, टेक प्लेस इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। आप सब बच्चों की डिमांड थी, लिख लिख के बताइए, इसलिए वन बाय वन लिख के बता रहा हूं। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए। SN1 SN2 मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा आपको किसी ने मतलब कोई बता सकता है। और वन बाय वन एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, उठा के देख लीजिएगा एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन, स्टीरियो आइसोमर्स। जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेरे को आपको बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि SN1 SN2 अपन समझ चुके हैं, तो कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, तो वन बाय वन अपन उसको पढ़ते चलेंगे, मैं समझाता चलूंगा, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले कायरलिटी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कायरलिटी। तो कायरलिटी के अंदर सबसे पहले बताओ होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल। सबसे पहले बात, कायरल और अकायरल क्या होता है? ठीक है, तो कायरल कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। जैसे क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये हाथ है, जब मैं इस हाथ की मिरर इमेज लाता हूं ये, और दोनों को जब मैं सुपर इंपोज करता हूं तो ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो पाती, तो मेरे हाथ क्या है? कायरल है। कायरल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी इमेज क्या होती है? सुपर इंपोजेबल नहीं होती है, और जिनकी इमेज आपस में सुपर इंपोजेबल होती है। जैसे ये पेन है, इसकी इमेज जब निकालूंगा तो एक पेन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हाँ ये मेरा एक पेन है, इसकी अगर इमेज निकालूंगा तो ये पेन आएगा, तो दोनों को सुपर इंपोज कर दूंगा तो इंपोज होंगे। तो ये मेरा पेन क्या है? अकायरल है। क्या है? अकायरल। ये पेन है, ये उसकी इमेज मान लो, दोनों को सुपर इंपोज कर दूंगा, ये क्या कहलाएंगे? अकायरल। ये मेरा हाथ है, इसकी इमेज ये आएगी, दोनों को इंपोज करूंगा तो नहीं होगी सुपर इंपोज, ये मेरे क्या है? कायरल। तो कायरल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हुज मिरर इमेज आर नॉट सुपर इंपोजेबल, और mirror images are not superimposable। अकायरल क्या होते हैं? अकायरल होते हैं जिसकी मिरर इमेजेस आर सुपर इंपोजेबल।
ठीक है, वन बाय वन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए। जैसे मान लो CH4 है, जैसे CH4 अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, H पीछे है और ये H आगे। तो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी सर? इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी, C। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगी, ये CH4 है। जब इसकी मिरर इमेज में इस H से मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, इसको मैं ऐसे पलट के इस पे रख दूंगा तो देखो सुपर इंपोज कर जाएगी। तो ये क्या है? मीथेन मेरा क्या है? कायरल है। क्या है? सॉरी अकायरल है। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो गई तो ये क्या हो गया? अकायरल। CH4 ये क्या है मेरा? अकायरल, क्योंकि मिरर इमेज क्या है मेरी? सुपर इंपोजेबल है। ये क्या है? आपस में क्या है? सुपर इंपोजेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अकायरल। अब दूसरी तरफ देखो, इस H को मैंने रोटेट किया ना, इस H को 180 डिग्री। अगर मैं किसी भी इमेज को अगर सुपर इंपोज करना है तो मुझको, मैं उसकी इमेज को, कोई भी इमेज को अगर मेरे को सुपर इंपोज करना है उस ऑब्जेक्ट पे, तो मैं क्या करूंगा? उसको 180 डिग्री रोटेट कर सकता हूं। सर ऐसा आपने हाथ के केस में तो किया नहीं, चीटिंग कर रहे हो। आइए हाथ के केस में कर लेते हैं। ये हाथ है, ये उसकी मिरर इमेज है, इसको 180 डिग्री भी रोटेट कर लोगे, अगर 180 डिग्री भी रोटेट कर लोगे तो भी ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा, तो भी ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। 180 डिग्री रोटेट कर लोगे तो भी ये आपस में सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे भी आप करके देख लो। ये 180 रोटेट कर लोगे तो इस तरीके, देखो ये है, ये हाथ है, इसकी इमेज ये आएगी। इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ऐसा आएगा, तो भी ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं। देख लो, नहीं हो रहे हैं। तो 180 डिग्री रोटेट करने पे भी अगर सुपर इंपोजेबल हो रहे हैं तो मैं कहूंगा अकायरल है। इस केस में जब मैं इस H के दौरान इसको घुमाऊंगा, इन दोनों को सुपर इंपोज करूंगा तो ये इजीली सुपर इंपोज हो जाएंगे। बट अगर मैं केस लूं इस तरीके का, जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं इस तरीके से CH, ठीक है, चारों जो कार्बन से अटैच्ड कंपाउंड है वो अलग अलग लेके देख रहा हूं। NH2 COOH और ये ले लो आप CH3। ठीक है, जब इसकी इमेज बनाऊंगा मैं तो इस तरीके से कुछ बनेगी, COOH। ठीक है, NH2, ठीक है, CH3 और H। अब इस केस के अंदर आप कितना ही रोटेट करके देख लो, ये सुपर इंपोज नहीं होगा, ये सुपर इंपोज नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो दीज आर नॉट सुपर इंपोजेबल, नॉट सुपर इंपोजेबल। तो ये क्या कहलाएंगी? मेरी कायरल। ये क्या है? मेरी कायरल। तो ऐसी इमेजेस जो आपस में सुपर इंपोज नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? कायरल। तो याद रखना, कार्बन के केस में एक ट्रिक बता देता हूं कि कार्बन से अगर चारों एटम जो भी जुड़े हो, अगर सारे अलग अलग है तो जो मेरा वो वाला एटम होगा या वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। और अगर उनमें से कोई भी दो भी सेम होंगे तो क्या होगा? अकायरल। ठीक है, ये ट्रिक है एक छोटी सी। बात क्लियर है? तो कायरलिटी की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कोई भी मेरा कायरल मटेरियल है, वो कैसे पोलराइज्ड लाइट से इंटरैक्ट करता है उसे बोलते हैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे मान लो मैंने कोई सोल्यूशन लिया, मैंने इस सोल्यूशन में से क्या किया? मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। क्या किया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक कोई गिवन सॉल्यूशन के थ्रू पास किया और मैंने देखा कि ये जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये रोटेट कर गई। ये क्या कर गई? रोटेट कर गई। अगर मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर गई, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है? कायरल मटेरियल प्रेजेंट है। क्या है? कायरल, मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मटेरियल प्रेजेंट है। इसलिए कि कुछ पोलराइज्ड लाइट एक से टकराकर राइट घूम जा रही है और कुछ से टकराकर लेफ्ट घूम जा रही है, तो वो रोटेट हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल। इसका मतलब मेरा सोल्यूशन क्या दिखा रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, जो कि ऑप्टिकली विजिबल है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने क्या किया कि कोई भी पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पता है अपन को, जिसके वाइब्रेशन जो है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से, इस तरीके से। और जब मैंने इसको प्लेन पोलराइज लाइट से पास किया तो क्या किया, वो या तो ऐसे राइट में रोटेट हो गए, या फिर ये तो इस तरीके से रोटेट हो गए, या इस तरीके से रोटेट हो गए, सॉरी, या तो इस तरीके से रोटेट हो गए, या इस तरीके से रोटेट हो गए। ठीक है, तो ये रोटेशन हुआ, या तो राइट की तरफ रोटेट हो गए या लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गए। तो अगर रोटेशन हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर, तो इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कायरल मटेरियल। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कायरल मटेरियल ऑफ रोटेटिंग या चेंजिंग दी ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये कंपाउंड इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर मेरा कंपाउंड किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, अगर ये जो रोटेशन है, अगर ये रोटेशन जो हुआ दो तरीके से होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो ही तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज बोले या राइट बोले। अगर क्लॉकवाइज होता है तो वो मेरे जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी टाइप, या और प्लस 20 के आगे लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज के केस में। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं रोटेशन, अगर मेरा कोई भी ऑप्टिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, या और इसको बोलते हैं एल टाइप, और इसे क्या बोलते हैं, माइनस, नेगेटिव साइन के साथ भी नोट करते हैं, नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसमें दो तरीके की चीजें प्रेजेंट है, एक तो डी टाइप डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी टाइप, या एल टाइप। मतलब डी टाइप और एल टाइप के इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होंगे, बस इनका ओरिएंटेशन तो डिफरेंट होगा। मतलब इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, बट इनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स किस टाइप के आइसोमर्स बोलते हैं, इस केस में स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है ये, एक दूसरे के, तो देयरफॉर दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, जो स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। डी टाइप और एल टाइप, जो राइट में घुमाता है वो डी टाइप, लेफ्ट में घुमाता है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस इनका दिक्कत क्या है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से कि एक को राइट में भेज देते हैं, एक को लेफ्ट में भेजते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो आपस में क्या हुआ है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हुए। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कई बच्चे मेरे से, सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि कुछ को राइट में कुछ को लेफ्ट में, ऐसा करते क्यों है, क्यों, क्योंकि सिमेट्री नहीं होती कोई भी मॉलिक्यूल में, सिमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। तो उनकी कार्बन के जो चारों तरफ एटम जुड़े होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उनका डी टाइप और एल टाइप में सिमेट्री नहीं होती। तो दिस एसिमेट्री ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इज रियली दी रीजन बिहाइंड दिस ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन का रीजन क्या है, द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रीजन बिहाइंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और एसिमेट्री का सेंटर क्या है, कार्बन, कार्बन के चारों तरफ ही तो एसिमेट्री है, तो उसको कार्बन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट है, ठीक है, समझते जाइए, सुनते जाइए अच्छे से। यहां तक क्लियर है, डी टाइप एल टाइप ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। अब स्टीरियो और आइसोमर्स क्या है, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, वापस लिख रहा हूं मैं, जो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं दे आर व्हाट, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ही तो होती है ये। ठीक है, इनका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इनएंशोमर्स। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनएंशोमर्स, इनएंशोमर्स। तो डी टाइप और एल टाइप आपस में क्या है, इनएंशोमर्स है।
ठीक है, मतलब अगर एक इफ वन इनएंशोमर अगर किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है तो उसी का अनदर इनएंशोमर क्या करेगा, उसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो डी टाइप एंड एल टाइप जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, इनएंशोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनएंशोमर्स भी कहते हैं। कोई भी दिक्कत? ठीक है, अगर मेरा कोई भी ऐसा मिक्सचर है, अगर कोई भी ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर ये जो इनएंशोमर है मतलब डी टाइप और एल टाइप दोनों का रेशो क्या है, बराबर है। जैसे ये 50% है तो ये भी 50% है। अगर डी टाइप और एल टाइप मतलब दोनों इनएंशोमर्स के रेशोज इक्वल प्रोपोर्शन है, ये दोनों क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों इनएंशोमर इक्वल प्रोपोर्शन में है उन मिक्सचर्स को अपन क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। हर एक चीज एनसीईआरटी की हर एक लाइन में बोलता जा रहा हूं, समझते जाइए अच्छे से, इजी चीजें हैं, कोई हार्ड नहीं है। इनएंशोमर्स क्या होता है, डी टाइप एल टाइप, दोनों अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो उस वाले मिक्सचर को क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रेसिमिक मिक्सचर के केस में ऑप्टिकल रोटेशन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूं ऑप्टिकल रोटेशन इन केस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो क्या निकाल के दिखा दोगे? बिल्कुल सर, आइए निकालते हैं। देखो, रेसिमिक मिक्सचर में दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है डी टाइप, एक होती है डी टाइप, और एक होता है एल टाइप। तो डी टाइप अगर मेरा जितना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उतना मेरा एल टाइप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जितना ये पॉजिटिव रोटेट कर रहा है उतना ये नेगेटिव रोटेट करेगा। तो टोटल ये कितना रोटेट करेगा, जीरो। तो ऑप्टिकल रोटेशन इन केस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जीरो, कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, जीरो। नोट करते जाइए। ठीक है सर, ये पढ़ाया क्यों आपने, क्यों, SN1 रिएक्शन के अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर जो कार्बोकैटायन बना था, तो कार्बोकैटायन के केस के अंदर डी टाइप और एल टाइप दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन को रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। रेसिमाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN1 रिएक्शन। तो नोट करके लिख लीजिए, NOTE। रेसिमिक मिक्सचर क्यों पढ़ाया सर आपने, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर रेसिमाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। सर कैसे, क्यों, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बना था, देखो ये मेरा कार्बोकैटायन बना था CH3 CH3 Br H+, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये जो मेरा कार्बोकैटायन बना था, इस कार्बोकैटायन पे जब मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल जितना राइट से भी अटैक कर सकता है, इस तरफ भी जगह है और इस तरफ भी जगह है, तो OH- जो है मेरा वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, तो राइट से और लेफ्ट दोनों से अटैक कर सकता है। तो जो मिक्सचर बनेगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, रेसिमाइजेशन होता है। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, रेसिमाइजेशन पता चला, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रिटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, रिटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन? जैसे मान लो, जैसे ये भी मेरा कोई भी कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे मेरा मान लो अटैच है एक C2H5, ठीक है, एक यहां पर है मान लो कोई X हैलाइड है, ठीक है, यहां मान लो मेरा है CH3 और पीछे की तरफ मान लो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जब मैंने इसको Y से रिएक्ट कराया, जब मैंने इसको Y से रिएक्ट कराया, इसको मैंने Y से रिएक्ट कराया, तो मेरा जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। मान लो ये डैश डैश क्या डिनोट करता है, पीछे की तरफ का हाइड्रोजन है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे केस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज हुआ नहीं, तो देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन।
अगर कोई भी चेंज नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन में तो अपन क्या कहते हैं, क्या है, रिटेंशन है, रिटेंड किया है उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, रिटेंड मतलब सेम है उसकी, ठीक है। अगला टॉपिक बात करते हैं इन्वर्जन की। किसकी बात करते हैं, इन्वर्जन। रिटेंशन आई थिंक आपको क्लियर है। अगला इन्वर्जन। इन्वर्जन की भी वही एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई भी कार्बन एटम है, इस पे C2H5 अटैच्ड है, ठीक है। एक तरफ मान लो ये हैलाइड है X, ठीक है। यहां मेरा प्रेजेंट है CH3 और ये मेरा प्रेजेंट है मान लो H, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसको जब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, जब मान लो इसको Y से रिएक्ट कराया, इससे Y से रिएक्ट कराया, और मेरा जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से बना, C2H5 H CH3 और ये है Y, इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, इन्वर्ट हो गई। ये क्या है, इसको ऐसे उलट के रख दिया एक तरीके से, तो यहां क्या हुआ, इन्वर्जन टेक प्लेस, इन्वर्जन टेक प्लेस। कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, इन्वर्जन हुआ। ऐसा इन्वर्जन कहां देखने को मिलता है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आई थिंक स्टीरियोकेमिस्ट्री का सारी चीजें, सारे कंसेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर है, वन बाय वन, ठीक है। व्हाट इज रेसिमाइजेशन, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, कायरल अकायरल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रोटेशन, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी क्या होता है, डी टाइप एल टाइप, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स इनैंशोमर्स क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रेसिमिक मिक्सचर 0 होता है। रेसिमाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। क्यों, मैंने बताया था, OH आगे पीछे दोनों से अटैक कर सकता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। इन्वर्जन किस में देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। अपन ने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या क्या अंदर क्या होता है, कुछ एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट किस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये मेरा कार्बन है, ठीक है, ये मेरा है कार्बन, कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से है। ये मान लो मेरा हेलोजन अटैच है X, ठीक है, और ये मेरा मान लो हाइड्रोजन अटैच है H, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो जिस पे हेलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ये क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। क्या होता है, बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब क्या करा मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो OH माइनस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होगा, ये H और ये X क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और C और C पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बीटा जब भी कोई भी मैं OH माइनस यहां पर आता है, या कोई भी मेरा नेगेटिव, जब मैं भी कोई भी B माइनस या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में जब यहाँ अटैक कराता हूं, तो ये क्या बनता है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, BH बॉन्ड बना लेगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, X माइनस अलग हो जाएगा, X माइनस अलग हो जाएगा। तो ये मेरी बेसिक केमिस्ट्री है बिहाइंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हुआ, बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट मतलब हट जाना, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, कुछ और नहीं आया है, हट चुका है। यहाँ से H हट गया, H किसने हटाया, इस न्यूक्लियोफाइल ने H हटाया, और ये X यहाँ से हट गया, ठीक है। तो व्हेन अ हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन इज heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस, मान लो यहाँ B माइनस सीधे ये OH माइनस आएगा। तो जब भी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस मैं एल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट कराता हूं, उसके अंदर क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे मान लो मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH Br, और ये मान लो इस तरीके से मैंने एक रिएक्ट लिया।
अब जब मैंने इसको OH माइनस से रिएक्ट कराया, जब मैंने इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया, तो क्या हुआ, दो केस होते हैं। ये देखो, ये मेरा इस केस के अंदर कितने अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन कितने हैं सर, दो बीटा कार्बन है, एक तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, बिल्कुल। तो दो तरीके के रिएक्टेंट बनेंगे, एक तो जब दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, क्या 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 बनेगा, एक तो जब ये वाला बीटा रिएक्टेंट से हाइड्रोजन हटेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बनेगा। और दूसरा क्या बन सकता है, जब ये वाला बीटा है, जब ये इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बनेगा, CH3। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? ये क्या बनेगा, इस केस में 2 ब्रोमो पेंटीन के केस में क्या बनेगा, एक तो ये रिएक्टेंट बन सकता है पेंट 1 इन, इसे क्या बोलेंगे अपन, पेंट 1 इन या पेंट इन बोल सकते हैं इसको, और इसे क्या बोलेंगे, पेंट 2 इन। ठीक है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसमें से कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, उसको तय करने के लिए क्या होता है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कितने अटैच है डबल बॉन्ड से। इस वाले कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है सर, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। और ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक तो ये एल्काइल ग्रुप अटैच है और ये एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किस में ज्यादा है, इस केस में अंदर ज्यादा है। जिस केस के अंदर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप उस डबल बॉन्ड से अटैच ज्यादा होंगे, वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पेंट 2 इन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ जिधर भी ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा, ये क्या होगा, मेरा मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा, मेरा माइनर बनेगा। मेजर क्यों बना, यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ कितना, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है। कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है, कोई भी रिएक्टेंट गिवन है, कोई भी एल्काइल हैलाइड गिवन है, तो कौन सी रिएक्शन SN1, कौन सा रिएक्टेंट SN1 को फेवर करेगा, कौन SN2 को फेवर करेगा, और कौन एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स which would affect whether the reaction take place would be SN1, SN2 और एलिमिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक ये है कि which reaction would take place in case of alkyl halide, कि SN1 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो देखिए वन बाय वन समझते हैं। पहला केस, अगर मेरा फर्स्ट केस क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर मेरा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर टर्शरी है तो वो क्या करेगा, SN1 देगा, और प्राइमरी है तो वो क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। ये तो मेरे को पता है, क्लियर है, कोई भी डाउट है? ठीक है, अगला दूसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर मेरा साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गली देगा। स्ट्रॉन्ग बेस किस में रिक्वायर्ड होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो साइज ज्यादा, अगर न्यूक्लियोफाइल की साइज बड़ी होगी तो कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्लियर है। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो SN2 रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर स्ट्रेंथ का डिपेंडेंसी नहीं है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए बस, मुझे तो यही चाहिए। क्लियर है। तो इसका मतलब कुल मिला के, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN स्ट्रॉन्ग है, और बेस अगर मेरा वीक है, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है और वो वीक बेस है, जैसे NaCl, NaBr, तो वो कौन सी रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा।
और अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक है बट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो ये चीजें, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन कैसे होगी ये क्लियर है। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की, कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो क्या है सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो क्या है कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये लिख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड react with certain metals to form organometallic compounds। क्या बनाते हैं? organometallic कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है RMgX, ये एग्जाम्पल है इसका। इसका नाम क्या होता है? ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट, ये आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं। ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ठीक है। अब ये बनता कैसे ये बताएंगे। तो ये है रिएक्शन विथ मेटल कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो इथाइलिन ब्रोमाइड है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2Br। जब इथाइलिन ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट कराऊं फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम से, Mg, मैग्नीशियम से रिएक्ट कराऊं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये अगर मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है? CH3CH2 MgBr। तो ये मेरा क्या होता है? ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है? ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है। क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं। तो कुछ ग्रिनार्ड रिएजेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं ग्रिनार्ड रिएजेंट के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे RMgX, ये क्या होगा? डेल्टा माइनस, ये क्या होगा? डेल्टा प्लस, तो यहां क्या आएगा? डेल्टा माइनस। तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल का, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है। बट यहां क्या है? पोलैरिटी भी है, तो दिस बॉन्ड इज पोलर ऑल्सो, पोलर ऑल्सो। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट के अंदर जो बॉन्ड होता है R और Mg के बीच में, पोलर भी होता है और कोवेलेंट भी होता है। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? RMgX के ये जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट होता है। बट ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ हैलोजन एंड मैग्नीशियम आयन, यहां पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो पोलर हो जाता है। तो पोलर होने के कारण वाटर में भी क्या होता है? ग्रिनार्ड रिएजेंट इजीली डिसॉल्व होता है, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? ठीक है, रिएक्शन विद मेटल क्लियर है। अब एक और रिएक्शन देखेंगे। देखो क्या है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया मैंने RX, उसको मैंने क्या किया? सोडियम के साथ रिएक्ट करा, Na सोडियम के साथ रिएक्ट किया, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या किया? इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब देखो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने, इसके भी 2 लेने, तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है RR। क्या बनता है? RR प्लस 2NaX, ठीक है। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट में हाइड्रोकार्बन थे उससे डबल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में आ गए, कुछ अलग हुआ। तो जब भी देखो इस तरीके की रिएक्शन होती है, RX 2 प्लस 2Na विल गिव, कैसे? ये जो 2NaX है ये निकल जाएगा और R में बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। तो जो रिएक्टेंट में हाइड्रोकार्बन का अमाउंट है प्रोडक्ट में उससे डबल मिलता है। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है, तो इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वुड्स रिएक्शन। क्या है इस रिएक्शन का नाम? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो डबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट में जितने आपने नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोकार्बन लिए हैं। क्लियर है वुड्स रिएक्शन? कोई भी डाउट है तो बताइएगा। आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में बात करते हैं। देखो अभी एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं अपना, क्योंकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं चाहता हूँ 1 to 1 में
सब चीजें पूरी करूं। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। जो एराइल हैलाइड्स होते हैं या हेलो एरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एराइल हैलाइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, कारण वन बाय वन कारण समझेंगे। पहला कारण रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, देखो, जैसे कोई भी मेरा एराइल हैलाइड ले लीजिए, ये मान लो मेरा एराइल हैलाइड है क्लोरीन, तो क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो क्लोरीन क्लोरीन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को? ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl प्लस, इस तरीके से। तो ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो कार्बन और क्लोरीन का आप देखोगे, इसमें ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा विच इज नॉट इजी टू ब्रेक। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आर एक्स में जब NU आया था तो एक्स को हटा लेता है ना इजीली, क्यों, क्योंकि वो आर एक्स में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता नहीं है। बट इन केस ऑफ AR X, ये AR और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रेजोनेंस के कारण हेलो एल्केन्स, पहला कारण हेलो एल्केन्स या एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। पहला कारण, एक कारण तो होगा नहीं। दूसरे कारण की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पहला कारण क्या था, रेजोनेंस। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, इसका क्या कारण है समझते हैं अभी, आइए। ये मेरा X है, ये मेरा क्या है, कार्बन एटम, ये कौन सा sp2 होगा, अभी मैंने बताया था sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिड होगा। तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालते हैं। S कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी होगी सर, 1/3 इंटू 100 कितना होता है, लगभग 33.33% होगा। और इन केस ऑफ sp3 के केस में अगर मैं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालूं कितना आएगा, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पीरियोडिसिटी में बताऊंगा या जब मैं कार्बन का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, कार्बन कंपाउंड से चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन और हर चीज बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक चीज बताऊंगा कि जहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन और इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, बॉन्ड मजबूत बनेगा, तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। अगेन कोई भी डाउट, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो अपनी तरफ तेजी से खींचेगा। अगर मेरे में ज्यादा दम होगा तो मैं किसी रस्सी को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाऊंगा तेज, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सी और एक्स की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो जितना छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तोड़ना मुश्किल होगा उसको, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात क्लियर है। दूसरा sp2 हाइब्रिड कार्बन का एग्जांपल, ठीक है। पहला रीजन क्या था, क्यों लेस रिएक्टिव है, रेजोनेंस। दूसरा रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। तीसरा रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तीसरा रीजन क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ
फिनाइल कैटायन, जो फिनाइल का कैटायन अगर मान लेते हैं SN1 रिएक्शन हो भी जाती है तो कार्बो कैटायन बनता है, तो इस केस में क्या फिनाइल का कैटायन बनेगा, मतलब कैटायन बनेगा बेंजीन के केस में। ये मेरा क्या है, यहाँ क्या, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये फिनाइल कैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। दिस फिनाइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि डेफिनेटली ये रिंग खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपने पे टिकने नहीं देगी, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी, टिकेगा ही नहीं पॉजिटिव चार्ज। तो दिस फिनाइल कैटायन, ये जो फिनाइल का कैटायन बना, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो SN1 रिएक्शन को ये फेवर ही नहीं करेगा। जो जब कोई स्टेबिलिटी नहीं अटेन हो रही प्रोडक्ट में या इंटरमीडिएट फॉर्म में, तो वो रिएक्शन आगे कैरी ऑन ही नहीं होगी। तीसरा रीजन क्लियर हो गया, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। चौथा, ऐसा क्यों होता है, पॉसिबल रिपल्शन। पॉसिबल रिपल्शन, देखो वापस मैंने वही बात बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक, ये मेरी मान लो एरोमेटिक रिंग है, ये मेरा X है, हेलो एरीन है। जब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग, खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन रिच जिसे बोल लूं, तो जब ये इधर आएगा, ये खुद रिंग क्या है अपने आप में, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको क्या करेगी, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इसमें। दैट्स व्हाई आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोंट टेक प्लेस इजीली इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो चार मैंने रीजन बताया, पहला रेजोनेंस बताया, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताया, तीसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन बताया, और चौथा क्या बताया अभी, पॉसिबल रिपल्शन। तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बट फिर भी रिएक्टिविटी तो अपन को करानी है, बिना रिएक्टिविटी कराए मैं मानूंगा हूं नहीं, पर तो इसका मतलब स्पेशल केस में रिएक्टिविटी होती है। तो यहां नोट करके लिख लेंगे अपन, एक चीज क्या करेंगे, नोट इन स्पेशल केस, इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या केसेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन टेक प्लेस। अब वो क्या है वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे कैसे होगा, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन बाय एक्स OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप से कैसे रिप्लेस होता है, तो OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, आइए देखते हैं। तो जैसे मान लो ये मेरा कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जब इसको मैंने NaOH ठीक है 623 केल्विन टेम्परेचर, देख लो कितना हाई टेम्परेचर है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 ATM, ओ माय गॉड, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब मैंने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, ये H प्लस क्या करेगा, इसका ईज ऑफ Cl माइनस करेगा, Cl को इजीली निकालेगा, तो मेरा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, मतलब रिप्लेसमेंट टेक प्लेस OH। तो ये क्या है, मेरी ड्रास्टिक कंडीशंस है, व्हाट आर दीज आर ड्रास्टिक कंडीशन, ये क्या है, मेरी ड्रास्टिक कंडीशन है। तो मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन के केस में, क्लोरोबेंजीन को जब NaOH और 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में जब हीट किया, तो क्या हुआ, एल्कोहल बन गया, फिनॉल बन गया, क्या बन गया, फिनॉल। तो प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक और चीज कर रहा हूं, अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या करूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, ये जो रिंग होगी इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको रिपल्शन कम मिलेगा, तो डेफिनेटली रिएक्शन जल्दी होगी। तो प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ दिस aryl halide will definitely increase its reactivity towards nucleophilic substitution reaction। नोट कर लो ये चीज, एक जगह लिख लो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन will increase the reactivity. कौन सी रिएक्टिविटी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्थो और पैरा ही क्यों सर? अभी बताता हूं। ये देखो, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। ये जब मैंने देखा, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये क्या है? पैरा। ये क्या है? ऑर्थो। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स यहीं आ रहे हैं ना, अगर यहीं पर ही कोई मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, रिपल्शन होगा ही नहीं। तो रिपल्शन होगा नहीं तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी। फिर से रेजोनेंस समझाने की जरूरत है? नहीं सर, समझाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फास्टर हो जाएगी। बिल्कुल, आइए देखते हैं कैसे होगी। तो इसका मतलब अगर मैंने क्या किया, तीन केस लिए, जैसे ये मेरा है, इधर मैंने क्या कर दिया, पैरा पोजीशन पे लगा दिया NO2 ग्रुप। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैंने क्या देखा, दूसरे केस में मैंने क्या किया, एक NO2 ग्रुप यहां लगा दिया, एक NO2 ग्रुप लगा दिया, दो NO2 ग्रुप लगा दिए। फिर क्या हुआ, तीसरे केस में मैंने क्या किया, Cl NO2 NO2 और NO2। तो क्या हुआ, तो जब मैं पहले केस की बात करता हूं, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो मैंने क्या किया, फर्स्ट NaOH 443 केल्विन और H+। तो इस केस के अंदर क्या होगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH फिनॉल, और ये नाइट्रो ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो देखो, पहले 623 था, फिर क्या हो गया 443, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से। अब मैंने अगर दो लगा दिए हैं तो सेकंड केस में, इस केस में NaOH देना पड़ेगा और 368 केल्विन पे ही काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड H+, तो मेरा क्या बन जाएगा, NO2। और तीसरे केस में सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तीनों जगह, तो सिर्फ और सिर्फ हीट करूंगा या वार्म करूंगा वाटर की प्रेजेंस में, तो ही मेरा क्या होगा, ये एराइल हैलाइड से जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रखता हूं, उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर देंगे, कम, तो मेरी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। क्या हो जाएगी, फास्ट। कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, अगर मैं मेटा पोजीशन पे रखता हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। अगर मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे तो देयर वुड बी नो इफेक्ट इन द केस ऑफ इन केस ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं होती और जो होती है वो कैसे होती है। अगला, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक वापस वही वर्ड है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। अब देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ध्यान से एराइल हैलाइड की अगर अपन गौर करें, अभी मैंने बनाया था तो मैं वापस आपको दिखा देता हूं। ये मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन को पता चल रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करेंगे, हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पे ही तो है। तो हमेशा ये जो एराइल हैलाइड है उस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स और या फिर हेलो एरीन्स
ज्यादा तेजी से होगी या इन केस ऑफ बेंजीन ज्यादा तेजी से होगी, तो आप आंसर करेंगे। तो ठीक है, ये तो यहां तो ये लिख लो कि हेलो एरीन्स जो होंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके उधर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आपसे कि हेलो एरीन्स ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, या फिर बेंजीन ज्यादा अच्छे से देंगे। ठीक है, देखो ये मेरा क्या है, ये हेलो एरीन है, ये मेरा बेंजीन है। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंस ऑफ हेलोजन क्या है, हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली यहाँ क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, यहाँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस केस में ज्यादा होगी, बेंजीन के केस में ज्यादा होगी। क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके देखें। ठीक है, तो पहला अपन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हेलोजिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जैसे Cl माइनस अटैक करते हैं। ठीक है, 1 1 करके करेंगे। पहला हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या है, जैसे मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, उसको मैंने क्या Cl2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक सल्फेट, एनहाइड्रस FeCl2। ठीक है, तो क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बन जाएंगे मेरे, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएंगे डेफिनेटली। ये क्या है, ऑर्थो ग्रुप है, ये क्या है, पैरा, ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा या पैरा वाला, तो आप क्या बताएंगे, सर पैरा वाला ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री ज्यादा है। अगर सिमेट्रिक ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस होगी वो कम होगी। तो पैरा पोजीशन क्या होगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू इट सिमेट्रिक स्टेबिलिटी, और ऑर्थो क्या होगा, माइनर होगा। तो हेलोजिनेशन क्लियर है, कैसे होगा, क्लोरोबेंजीन को जब मैं Cl2 हेलोजिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl2। ठीक है, ये क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, इसलिए ये मेजर बनेगा। ठीक है, दूसरा सेकंड अपन करते हैं, हेलोजिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट अपन करते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के केस के अंदर क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, फिर से इसको किससे रिएक्ट कराया, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि सर उससे क्या होगा, मेरा डेफिनेटली H+ आयन आएंगे तो वो इजी हो जाएगा। ये मेरा है, इसमें क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, ये Cl एक नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, प्लस ये Cl एक नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। इस केस में कौन मेजर होगा, पैरा वाला डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट होगा, रीजन वही रहेगा। ठीक है, दूसरा नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट तीसरा सल्फोनेशन की बात करते हैं। सारे इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जोड़ रहा हूं मैं, है ना। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के केस में क्या होगा ये समझते हैं। ये मेरा क्या है ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, सल्फोनेशन के लिए क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो सल्फोनिक ग्रुप SO3H जो ग्रुप है वो इस पे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, इस तरीके से, Cl एक SO3H मेटा वो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक पैरा पे जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, मेजर। वापस से वही स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या होगा, माइनर। सल्फोनेशन क्लियर है।
ठीक है, अब नेक्स्ट ये 3 रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या करेंगे अपन, एल्काइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे। पहला, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले केस में ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, इसको किसके साथ, इसमें क्या किया, इसको एल्काइल ग्रुप को इसको ऐड करना है, मुझे क्या करना है, एल्काइल ग्रुप। तो मान लेते हैं मैंने ऐड करवाया CH3Cl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो मेरे क्या प्रोडक्ट आएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो कहां अटैच हो जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे। ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ये मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, यहां तक कोई भी डाउट। दूसरा, ये तो है जब मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एसिटाइल ग्रुप जुड़वा रहा हूं, वापस एसिटाइल ग्रुप जुड़वा रहा हूं। ये क्लोरोबेंजीन है, इसको क्या किया मैंने, इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा रहा हूं। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है आपको पता है, CH3COO, ये एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ Cl, वही एनहाइड्रस AlCl3, तो ये Cl हट जाएगा, ये COCH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। आइए जोड़ते हैं, Cl, वापस वही चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पैरा प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस उनमें कम होगी, इसलिए वो ज्यादा बनेंगे, वो मेजर कंपोनेंट होंगे, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। देखो अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, एल्काइलेशन हुआ, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना, ये क्या हुआ, एसिटाइलेशन हुआ। एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन दो चीजें टेक प्लेस हुई, तो इन दोनों का एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, CRAFT। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक एल्काइलेशन होती है और एक एसिटाइलेशन। दोनों क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक एल्काइलेशन के केस में ये प्रोडक्ट लेते हैं CH3Cl, और एसिटाइल के केस में ये लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे एल्काइल और एसिटाइल ग्रुप आके चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं। दिस इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन का नाम ले रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, हर एक रिएक्शन, ठीक है, डार्जन्स प्रोसेस, इन सब चीजों को रिपीट कर लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। मैं आगे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, जब आपके लिए बनवाऊंगा आपको, अभी एक बार कोर्स हो जाए उसके बाद मैं एक एक चीज वापस रिपीट कर दूंगा। तो नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा मेरे बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लियर है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स विथ मेटल। लास्ट रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स विथ मेटल। मेटल के साथ कैसे हेलोएरीन्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कोई भी हेलोएरीन लिया, ठीक है, हेलोएरीन को मैंने क्या किया, Na+RX, ये क्या है, मेटल है, प्लस क्या लिया, RX लिया, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या लिया, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, एल्काइल, मेरा एराइल हैलाइड या हेलोएरीन प्लस सोडियम प्लस RX, RX मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, तो मेरा क्या बन के आएगा, देखो यहाँ RX से क्या आएगा, क्लियर है, R डेल्टा प्लस और X डेल्टा माइनस, यहाँ सोडियम क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, NaX बन जाएगा, और इधर क्या होगा, देखो इधर बनेगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा, ये R ग्रुप जो है वो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये Cl की जगह, और क्या बन जाएगा, NaX, क्या बन जाएगा, NaX, क्लियर है। तो ये एक तरीके की रिएक्शन हुई हेलोएल विथ मेटल्स, ठीक है, कोई भी डाउट। तो अगर मुझे कोई मिथाइल ग्रुप ऐड करना है किसी क्लोरोबेंजीन का, तो भी मैं ये रिएक्शन कर सकता हूं, बिल्कुल सर। अगर दूसरा केस, अब मैंने क्या कर लिया,
ये मैंने लिया क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na ले लिया, 2Na और 2 ले लिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2Na और 2 क्लोरोबेंजीन या 2X ले लो, कोई भी हेलोएरीन ले लो। जब इसको मैंने ईथर के साथ, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो मैंने क्या दिखा, डायफिनाइल बन गया। क्या बन गया, डायफिनाइल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, डायफिनाइल, ठीक है। प्लस 2NaCl, प्लस 2NaCl या X, तो ये भी बन गया। तो ये क्या है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। दो नाम है, इसे बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन और इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। जिस फिटिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डायफिनाइल बनता है, और वुड्स रिएक्शन के अंदर एक एराइल ग्रुप होता है और एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन याद है, ठीक है। एक नेमिंग हो गई एल्काइलेशन, प्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। एक चीज मैं बताना चाहता हूं बिफोर वाइंडिंग अप दी थिंग्स, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखो ये है वुड्स रिएक्शन। तो जहां भी वुड्स नाम आ रहा है ना, वुड्स, वहां क्या बन रहा है, या तो एल्केन एल्केन जुड़ रहे हैं। जब एल्केन एल्केन आर आर एल्काइल एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो वुड्स, ठीक है, आर आर। और जब एक मेरा अराइल ग्रुप है और एक मेरा एल्काइल ग्रुप है तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या है ये, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और जब मेरा दोनों जगह डायफिनाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, डायफिनाइल, डायफिनाइल, इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। बस ये चीज याद रखना मेरे बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वुड्स रिएक्शन के केस में क्या होगा, मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, बट मेटल के साथ कौन रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, रिएक्शन विद मेटल ऑफ हेलो एल्केन्स रिएक्ट करवा रहा हूं मैं, ठीक है, ड्राई ईथर के फॉर्म में। और उस केस के अंदर भी क्या होता है, इस केस के अंदर हेलोएरीन जो है, मतलब जो मेरा हेलोएरीन्स बोल लीजिए या एराइल हैलाइड्स जो है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई, वो भी ईथर की फॉर्म में, ठीक है। तो तीन रिएक्शन है। एक वुड्स रिएक्शन इस तरीके से होती है जिसमें आरआर बनता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक अराइल ग्रुप होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, और जब दोनों ही मेरा अराइल ग्रुप होता है तो उससे बोलता है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक ये चीजें क्लियर है, आपको मजा आ रहा है। तो ये है हेलो रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन विद मेटल, ये वुड्स रिएक्शन है, और ये क्या है, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आज का अभी ये 1.5 घंटे का ये सेशन है, 2.5 घंटे का पहले का सेशन है। तो मैंने कोशिश की है कि 4 आवर्स में 2 घंटे में 2 लेक्चर में मैं आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज कंप्लीट कराई है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लीजिए अगर आपका मन है, और कोई भी आपको लगता है कि ये टॉपिक सर मुझे वापस करना है या ये रह गया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।